नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौधरी आप सबों का स्टडी आईक्यू में फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की एक अगली कड़ी में बढ़ते हुए आज एक नए टॉपिक को देखेंगे। जो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विधानसभा का गठन और कार्य, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है और कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में आज इसके विस्तार देखेंगे। और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंस बातें हैं उसको बताया जाएगा, जिससे कि आपके एक भी सवाल इस अगर चैप्टर से पूछा जाए तो छूटेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं विधानसभा का संगठन और कार्य के बारे में कि इसमें किस तरीके से इसके कार्य होते हैं। तो पहले हमको समझना होगा कि हम लोगों ने जो अपने भारत में जो अपने संविधान को जब अंगीकृत किया तो हम लोगों ने किस तरीके के लोकतंत्र को मतलब एक्सेप्ट किया। ठीक है, हम लोगों ने जो व्यवस्था जो सिस्टम को लिया उस व्यवस्था का नाम था संसदीय व्यवस्था। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को हम लोगों ने लिया था, संसदीय व्यवस्था को हम लोगों ने लिया था। तो संसदीय व्यवस्था जिस तरीके से एक सेंट्रल में यानी कि जो केंद्र में राज्य सभा लोकसभा के रूप में है, सेम उसी तरीके से हम लोगों ने जो है राज्यों में भी जो है आपका संसदीय व्यवस्था को लिया और राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद का गठन हम लोगों ने किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात देखनी होगी कि हम लोग ने हर स्टेट में हर जगह पे हर स्टेट में आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों को साथ साथ नहीं लिया, दोनों सिस्टम को साथ साथ नहीं लिया। और वे स्टेट के ऊपर डिपेंड रहा। कोई स्टेट अगर अपने आप को उस सिस्टम में रखना चाहता है तो रखे, अन्यथा सिर्फ वो विधानसभा से काम अगर चलाना चाहता है तो उससे भी काम चल सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे विधानमंडल के दो सदनें जो होती है, एक होंगे आपके यहाँ पे उच्च सदन, जैसे आप देखेंगे राज्यसभा जो हो गया उच्च सदन हो गया सेंट्रल में, और लोकसभा निम्न सदन हो गया। उसी तरीके से आप देखेंगे स्टेट में राज्यों में जो है आपको जो उच्च सदन और निम्न सदन की बात होती है, तो उच्च सदन जो होगा सो आपको कौन सा होगा, विधान परिषद होगा, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। और जो निम्न सदन होगा विधानसभा होगा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। सेम हम लोगों ने उसको अपने डिफाइन किया, स्टेट में भी उसी सिस्टम को हम लोगों ने लागू किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि कुछ ही राज्यों में हमने इस सिस्टम को रखा जहाँ पे दोनों सदनें हो, मतलब विधानमंडल भी हो और विधान परिषद भी हो। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में दो सदनों का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात देखना होगा, जो अभी आंध्र प्रदेश जो चर्चा में आजकल रहा था, आंध्र प्रदेश ने सेंट्रल को इसके लिए और उन्होंने अपने राज्य में जो है अपने विधानसभा में इन्होंने पारित भी कर दिया है कि हम लोग विधानमंडल को नहीं रखेंगे, हम लोग विधानमंडल को हटा देंगे। तो इस तरीके से अब सेंट्रल के पाले में गेंद चला गया है। अब सेंट्रल इसको जब इसको मंजूरी दे देगी, इसके लिए जब इसकी बैठक होगी तो वहाँ से शायद आपको अगली बार से जो है विधानमंडल वहाँ पे देखने को, विधान परिषद आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश की कहानी है। फिर उसका अंदर बिहार में अभी है ही, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में भी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, इसको समझा। अब हम लोग देखेंगे कि जो दोनों सदन हैं, जो एक तरह से उच्च सदन, जैसे मैं आपको पहले बता दिया कि दोनों सदनों में आपको देखेंगे यहाँ पे कि विधानमंडल को उच्च सदन बोलते हैं, राइट, और विधान परिषद जो है उसको निम्न सदन बोलते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इस बात को याद रख लीजिएगा। दूसरा, जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, का महत्व राज्यसभा से अधिक है, वैसे ही प्रांत में विधानसभा का महत्व जो है विधान परिषद से अधिक है। क्लियर, मतलब जिस तरीके से आप देखते हैं कि विधान परिषद में लोकसभा के जैसे महत्व आपको राज्यसभा से ज़्यादा है। ऐसा क्यों? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है हम जनता उसको चुनते हैं, हम लोग उसको चुनते हैं। 18 वर्ष के ऊपर जितने मतदाता होते हैं वो उनको चुनते हैं। और जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनका चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली के आधार पर जो है, समानुपातिक प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव होता है, राइट। तो इसके लिए हम उसको डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, बल्कि हमारे जो द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वे लोग मिल करके राज्यसभा के मेंबर को चुनाव करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से तो ज़्यादा जो वैल्यूबल हमारे यहाँ भी जो है स्टेट में जो है राज्यों में विधानमंडल ही है, मतलब विधानसभा ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। ठीक है, उसके बाद में अगर उसका स्थान आता है तो विधान परिषद का स्थान आता है। तो हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में 18 वर्ष के ऊपर के जो भी मतदाता होते हैं उनका चुनाव करते हैं। ठीक, डायरेक्टली उनको वोट करते हैं, उनका चुनाव करते हैं
विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें। लेकिन जो विधान परिषद होता है उसके सदस्यों को हम नहीं चुनते हैं, बल्कि हमारे दो जो चुने हुए जो लोग हैं वे मिलकर उनको चुनते हैं, राइट। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो वैल्यू जिसको होता है वो विधानसभा को मिलता है। अब इस बात को समझ लीजिए आप लोगों ने सॉरी अब भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि विधि निर्माण करके किसी भी राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर सकती है, अथवा जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहाँ उसका निर्माण कर सकती है। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मामला यहाँ पे आ गया कि इस बात को समझना होगा, किसके पास ताकत है, तो भारतीय संसद के पास में अधिकार है कि वह विधि निर्माण करके किसी भी राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। जैसे अभी तेलंगाना का मामला है, राइट। अभी तेलंगाना का मामला, तेलंगाना ने जो है अपना मामला अपना विधान परिषद हटाने के लिए, यानी कि विधान आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाने के, विधान परिषद को हटाने के लिए जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना क्लियर कर दिया है कि आप इसको हटा देंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके पास में अधिकार है कि वह विधि निर्माण करके, मतलब कानून बना करके किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद को हटाना है तो आपको हटा सकते हैं, या किसी को अगर बनाना भी है, किसी स्टेट में अगर नए निर्माण करना है विधान परिषद का, तो वहाँ निर्माण कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग कि विधानमंडल जो होता है, विधानसभा, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और किस तरीके से वो काम करते हैं, राइट। तो इसको समझेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें विधानसभा का आप कंपोजिशन देखिए, मतलब कि इसमें किस तरीके से इसका काम होता है। तो पहले तो हम लोग बात समझ लीजिए कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन जो है मताधिकार द्वारा होता है, मतलब कि 18 वर्ष के जो भी व्यक्ति होते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है वो आपको वोट करते हैं, और विधानसभा का चुनाव होता है उनका वोट करते हैं, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है, राइट। अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए भी कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है। तो अब निश्चित है कि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, तो हर राज्य की जब जनसंख्या अलग अलग है तो भैया मतदार जो उम्मीदवारों की संख्या भी अलग अलग होंगी, राइट। और वहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था होगा। संविधान में इसका वर्णन किया गया है, राइट। अब आगे देखिए सदस्यों की योग्यता क्या है। तो पहला बात देखिए कि विधानसभा के चुनाव में कौन कौन सा सदस्य भाग ले सकते हैं, राइट। तो पहली बात कि कोई भी भारतीय नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में हो, याद रखिए, कोई भी भारतीय नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में हो वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, कितने वर्ष की, 25 यानी 25 ईयर्स आयु को पूरी कर चुका हो, राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव लड़ सकता है, परंतु उसे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और राज्य या केंद्र सरकार के किसी लाभ के पद पर कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई अगर आप पोस्ट पे है, कोई सरकारी जॉब में है, कहीं पर कर्मचारी है, आप सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, तो आप इस चुनाव को नहीं लड़ सकते हैं बशर्ते कि आपको चुनाव लड़ने से पहले, नॉमिनेशन से पहले आपको इस्तीफा देना होगा, अपने पद से रिजाइनेशन देना होगा, तब जाकर के आप जो है उस चुनाव को लड़ सकते हैं, राइट। तो एक बात और भी ध्यान रखना है कि व्यक्ति दिवालिया और पागल भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया मीन्स कि मतलब वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात को पागल नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए हम लोग देखते हैं कि अब विधानसभा की जो काल की अवधि है, राइट, इसको हम लोग समझेंगे कि इसकी देखिए सबसे बड़ी बात कि इनकी काल की जो अवधि विधानसभा की 5 ईयर्स प्लान है, कितना है, तो 5 ईयर्स है, राइट। इनका जो समय अवधि है 5 साल की अवधि है, और 5 वर्ष के बाद पुनः आम चुनाव होता है, 5 वर्ष के बाद में फिर से विधानसभा चुनाव होगी। उसके बाद में राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी असाधारण स्थिति में राष्ट्रपति को विधानसभा के विघटन की सलाह दे अंततः विघटन कर दिया जाए। भारतीय संसद को भी यह अधिकार प्राप्त है कि आपातकाल में विधानसभा के जीवन काल को एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, परंतु आपातकालीन स्थिति को 6 महीने के अंदर उसका विघटन अवश्य हो जाना चाहिए। देखिए अब विधानसभा के कार्यकाल के बारे में समझिए कि पहला बात इनका हम लोग जो आपको संसदीय व्यवस्था को लिया है, संसदीय व्यवस्था का मीन्स है कि अगर हम लोग समय रखते हैं 5 साल के समय रखते हैं, ठीक। हम लोग विधानसभा का जो चुनाव होता है या सेंट्रल का जो चुनाव होता है, केंद्र का जो चुनाव होता है, हम लोग कितने साल के रखते हैं, 5 साल के लिए रखते हैं, ठीक। और 5 साल के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि फिर से नए चुनाव होते हैं, और 5 साल के बाद जब फिर से नए चुनाव होते हैं तो चुनाव होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चुनते हैं, फिर नई सरकार बनती है या जो भी सरकार फिर बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर राज्यपाल के पास में एक अधिकार है, और राज्यपाल के पास क्या अधिकार है, तो राज्य के राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है कि किसी असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को विधानसभा के विघटन की सलाह दे। अगर मतलब कि सरकार चल ही रही है, उससे पहले अगर राज्यपाल जो है जाकर राष्ट्रपति को बोल देता है कि आप जो है इसका विघटन करने का जो है आप ठीक सलाह दे, तो फिर अंततः लेजिस्लेटिव असेंबली का विघटन कर दिया जाता है।
अब भारतीय संसद को भी अधिकार प्राप्त है। अब भारतीय संसद को अधिकार कैसे प्राप्त है, अब इंडियन से आपको पार्लियामेंट को अधिकार कैसे प्राप्त है, तो देखिए भारतीय संसद को अधिकार ऐसे प्राप्त है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी राज्य में आपातकाल लागू हो गया, इमरजेंसी, या पूरे सेंट्रल में इमरजेंसी लागू हो गया, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है उस विधानसभा का जो जीवन काल जो है कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, 1 वर्ष के लिए, शुरुआत में जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, मतलब कुल हो जाएगा 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा, राइट। और ऐसे करके वो चाहे तो जितनी भी बार जो है एक एक वर्ष के लिए आपको बढ़ा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार में जब तक वो आपको आपातकाल की व्यवस्था रहेगा, वो आपको एक एक वर्ष के लिए टर्नओवर दे देकर आपको बढ़ा सकती है, राइट। उसके बाद में क्या है, अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू हो गई, ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो गई तो मान लीजिए राष्ट्रपति शासन किस स्थिति में लागू होता है, राष्ट्रपति शासन जो इस स्थिति में लागू होता है कि आपकी सरकार विघटन हो जाती है, या कोई सरकार नहीं बना पाया, या उसको किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, अभी टर्नओवर कार्यकाल बचा हुआ है, तो इस स्थिति में जो गवर्नमेंट क्या करती है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। तो इससे इसका भी अवधि कम हो गया, 5 साल से पहले भी खत्म हो सकता है सरकार। तो इस तरीके से, लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि 5 वर्ष के लिए चुनाव होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विधानसभा का अध्यक्ष और उसका उपाध्यक्ष क्या होता है, ठीक। तो पहली बात देखिए, विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है, जिस तरीके से सेंट्रल में आप लोकसभा स्पीकर होता है और उसके बाद में जो उप अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो काम होते हैं, ठीक हम लोगों ने अपने स्टेट में भी उसी तरीके के सिस्टम को लिया है, तो ठीक हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए विधानसभा का अध्यक्ष का कार्य को भली प्रकार से संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का संविधान में आपको स्पीकर और अध्यक्ष विधानसभा के निर्माण के बाद होने वाले प्रथम सत्र में ही इनका चुनाव जो है सदस्यों द्वारा चुना लिया जाता है। मतलब क्या है कि जब इनका चुनाव होता है विधानसभा या स्पीकर का, ठीक है, विधानसभा या स्पीकर का जब चुनाव होता है तो प्रथम सत्र में ही जब चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद जब सरकार जब बन गई तो उसके प्रथम सत्र में ही क्या होता है, उसके प्रथम सत्र में से ही जो है सदस्यों में से ही, मेंबर में से ही, उपस्थित सदस्यों में से एक सदस्य को जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुन लिया जाता है। और चुनने के बाद में जो है उसको जो है शपथ दिलवा दिए जाते हैं और वो आपको अब वो जा करके जो है काम करने चालू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है आपको अध्यक्ष का कार्यभार संभालता है, राइट। अब एक बात समझिए, विधानसभा के अध्यक्ष लगभग वही कार्य करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया कि जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है, हम लोगों ने जो सिस्टम लिया है संसदीय व्यवस्था, उसके तहत ही हम लोग को स्टेट में भी वही सिस्टम को रखना है। तो विधानसभा के अध्यक्ष भी सेम वही कार्य करते हैं जो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, राइट। तो इस बात को याद रखेंगे। तो क्या क्या करते हैं, तो पहला बात कि सदन में अनुशासन बनाए रखना, इनका पहला काम होता है क्या कि सदन में क्या करना है, अनुशासन को बनाए रखना है। अनुशासन देखते हैं कि आप जो सदन चलता है उसमें कितने कभी कभी विवाद हो जाते हैं, सर फुटौल हो जाते हैं, फिर उसके बाद में आप देखेंगे कुर्सी इधर से उधर क्या क्या भगवान जाने। तो ऐसे चीज़ें होती हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो होता है सदन में अनुशासन डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए जो है आपका अध्यक्ष का पहला कार्य है। उसके बाद सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित भी करना है। अब सदन की कार्रवाई जो है उसको सुचारू रूप से उसको आपको संचालित भी करना है और अध्यक्ष के लिए बहुत ही बड़ा आपको एक काम होता है इसके लिए। अब उसमें आपको सबको बोलने की अनुमति प्रदान करना है कि कौन बोलेंगे, किनको सवाल पूछना है। पक्ष और विपक्ष के समान मत आने पर निर्णायक मत करने का अधिकार है। मान लीजिए कोई वोटिंग होती है कोई विधेयक पे, ठीक है, और उसमें क्या है कि वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद में जो है दोनों उतना ही मतलब मैच ड्रॉ हो गया वोटिंग पे। मैच ड्रॉ मीन्स कि मतलब कि पक्ष में कोई विधेयक के पक्ष में भी 100 मान लो कि 100 वोट पड़े और विधेयक के खिलाफ में भी 100 वोट पड़े तो मैच ड्रॉ हो गया ना, तो फिर विधेयक पारित कैसे होगा। तो इसके लिए जो अध्यक्ष होते हैं वो जा कर के जिधर अपना वोट कर देंगे तो उधर ही मतलब कि वो विधेयक या तो पारित होगी या गिर जाएगी। लेकिन याद रखेंगे जो अध्यक्ष होते हैं ज़्यादातर 99-100% जिसकी सरकार होती है, जिसका आपका उस समय सिस्टम होता है, उसी सरकार का ही वो आपको अध्यक्ष होता है। तो इसीलिए अपने सरकार के फेवर में ही वोट करेगा, आपके फेवर में तो वोट नहीं करेगा, ठीक। दूसरा है कि अधिवेशन और मतदान और गणपूर्ति। राज्य की विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं
कि अधिवेशन है, मतदान है और गणपूर्ति का क्या क्या मतलब है। पहला बात कि अधिवेशन और गणपूर्ति और मतदान मतलब राज्य विधानसभा का एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल में भी हम लोगों ने देखा उसी तरीके से, स्टेट में भी उसी तरीके से होता है, 2 अधिवेशन होने चाहिए। इस प्रकार नियम रखा गया कि प्रथम सत्र के अंतिम अधिवेशन की तिथि और दूसरे सत्र की प्रथम तिथि के में 6 महीने के ऊपर का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने के ऊपर का अंतर नहीं होना चाहिए, परंतु इन नियमों का पालन नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन है। अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो क्या होगा, आपको कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अब राज्य के राज्यपाल को लेजिस्लेटिव असेंबली का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। जिस तरीके से आप लोगों ने सेंट्रल में देखा, राष्ट्रपति को जो है अपना जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, उसी तरीके से जो है राज्यपाल को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाने का अधिकार होता है। और यह कार्य मुख्यमंत्री के सलाह से करते हैं। राज्यपाल जो काम करते हैं किसके सलाह से करते हैं, मुख्यमंत्री के सलाह से करते हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि कोई भी निर्णय सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है। गणपूर्ति के कुल सदस्यों का कितना होता है, 1/10। याद रखेंगे, लोकसभा में भी 1/10 गणपूर्ति है और आपको राज्य में भी 1/10 गणपूर्ति है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक, एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ देखिए विधानसभा और विधान परिषद के बीच में अंतर क्या है, तो देखिए समझिए एक बात। पहले देखिए विधानसभा और विधान परिषद के सबसे बड़ी बात क्या है कि विधानसभा में हम लोगों ने चुनकर भेजा है, विधान परिषद में जो हम लोगों ने चुनकर जिसको भेजा उन लोगों ने चुनकर उनको भेजा है, राइट। तो यहाँ पे किस तरीके से होती है कि कोई भी विधेयक अगर विधानसभा में अगर आ रही है तो विधानसभा के बाद में वो किसके पास जाएगी, तो विधान परिषद के पास जाएगी। विधान परिषद के पास जाने के बाद जो है विधान परिषद को उसको पास करना होगा। अगर वो पास नहीं करता तो विधेयक पारित नहीं समझी जाएगी। अगर विधान परिषद ने उस विधेयक को पारित कर दिया, पास कर दिया, तो उसके बाद में फिर किसके पास में जाएगा, वो राज्यपाल के पास में जाएगा। और राज्यपाल के पास में है कि वो विधेयक अगर कुछ कैसे मामले से रिलेटेड है तो उसके लिए विधेयक के अनुसार वो काम करेगा, राज्यपाल काम करेगा। अब राज्यपाल के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो विधेयक या तो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है या विधेयक को पारित भी कर सकता है। तो अगर राज्यपाल विधेयक को पारित कर देता है तो फिर वह कानून बन जाता है। अब देखिए विधानसभा और विधान परिषद के बारे में सबसे पहली बात देखिए कि और विधान परिषद और विधानसभा की शक्तियाँ कहाँ कहाँ बराबर है, किन किन मुद्दे पर बराबर है। तो सबसे बड़ी बात कि साधारण विधेयक को शुरू करना, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। आपको जानना चाहिए कि मंत्री मंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करना, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। ठीक, अब देखिए कि आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो मुख्यमंत्री का पद जो है या तो विधानमंडल से भी हो सकता है या आपको विधान परिषद से, विधानसभा से भी हो सकता है। ठीक, मतलब कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों से समान है। उसका राज्यपाल को अध्यादेश जारी करते हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। हर राज्य में कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि। इन संस्थाओं द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट पर विचार करना, ये दोनों विचार करते हैं। इन सब मामलों में क्या है कि इनको शक्तियाँ बराबर है। कोई विधेयक शुरू करना, अगर कोई विधेयक अगर आप चाहते हैं कि विधान परिषद में लाया जाए या विधानसभा में लाया जाए तो कहीं भी आप ला सकते हैं। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, विधानमंडल का भी हो सकता है या विधान परिषद का भी हो सकता है। दूसरा, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उनको एक्सेप्ट भी करना है और आपको रिजेक्ट भी करना है, ये दोनों काम, राइट। उसके बाद में हर राज्य में कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि संस्थाओं को द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट पर विचार भी करना। इन मामले में जो है आपको विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियाँ कहाँ बराबर हैं। लेकिन अब किस में ज़्यादा है, अब देखिए विधानसभा की शक्तियाँ जो है विधान परिषद से किन मामलों में ज़्यादा है। तो पहला, धन विधेयक के संबंध में याद रखेंगे, धन विधेयक जो है केवल कहाँ लाया जा सकता है, विधानसभा में लाया जा सकता है। केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही धन विधेयक को लाया जा सकता है, राइट। इस बात को ध्यान देंगे। जैसे आप वहाँ पर देखेंगे सेंट्रल में केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को लाया जा सकता है, उसी तरीके से स्टेट में भी जो है केवल विधानसभा में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है असेंबली में आपको जो है धन विधेयक को लाया जा सकता है। विधान परिषद में धन विधेयक न तो संशोधन कर सकती है और न ही उसे खारिज कर सकती है। अगर कोई आपको धन विधेयक
विधानसभा से पारित करके विधान परिषद में भेज दिया गया, तो विधान परिषद उसको न तो खारिज कर सकती है, न उसमें संशोधन कर सकती है, न उसे आपको भले ही वह यदि चाहे तो धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। एक बात याद रखिएगा, अगर चाहे तो 14 दिन तक के लिए विधेयक को रोक सकती है और 14 दिन के भीतर इसमें संशोधन संबंधित सिफारिशें भेज सकती है। विधानसभा इन सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है और खारिज भी कर सकती है। हर स्थिति में विधानसभा की राय ही अंतिम मानी जाएगी। मतलब यहाँ विधानसभा जो है सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद में वित्तीय मामलों के संदर्भ में, वित्तीय विधेयक के संदर्भ में अनुच्छेद 207(1) के अनुसार केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक को भी केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वैसे ही एक बार वित्तीय विधेयक प्रस्तुत हो गया तो दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हो जाती हैं, राइट। दूसरी बात कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा स्टेट में? तो इसका फैसला सिर्फ विधानसभा के अध्यक्ष ही करेगा। कौन करेगा? केवल विधानसभा के अध्यक्ष ही करेगा। जैसे सेंट्रल में जो होता है कि केवल लोकसभा के अध्यक्ष ही धन विधेयक है या नहीं उसका फैसला करता है, उसी तरीके से विधानसभा का में क्या होगा, स्टेट में क्या होगा, विधानसभा का अध्यक्ष ही इसका फैसला करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तीसरा, बजट। बजट को पारित करने के मामले में विधान सभा को परिषद के तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त है। वह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मांगे गए अनुदानों पर विचार करती है और उन्हें पारित भी करती है। विधान परिषद उन पर बहस तो कर सकता है पर पारित करने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। देखिए, इस मामले में विधानसभा सर्वश्रेष्ठ है। यदि साधारण विधेयक की बात करें तो इस मामले में अंतिम शक्ति विधानसभा के ही पास है। यदि विधानसभा कोई विधेयक पारित कर दे तो विधान परिषद विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीने तक रोक सकती है। इस बात का देखेंगे, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग किया गया है सेंट्रल से, कि अगर साधारण विधेयक की बात करें तो इस मामले में अंतिम शक्ति किसके पास है? विधानसभा के पास में है। यदि विधानसभा कोई विधेयक पारित कर दे तो विधान परिषद उस विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार 3 महीने और फिर दूसरी बार 1 महीना के लिए। देखा जाए तो विधान परिषद विधेयक पास न हो इसके लिए ही प्रयासरत नजर आती है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कई राज्यों में जो है विधान परिषद को हटाने की बात होती रहती है। उसके बाद में देखिए, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? स्टेट में तो विधानसभा के प्रति, और सेंट्रल में किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा, विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को हटा भी सकता है। अब विधानसभा जो है अविश्वास प्रस्ताव ला करके, अगर अब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो क्या किया जाएगा? मंत्रिपरिषद को हटा भी सकती है, परंतु विधान परिषद के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चैप्टर में हम लोगों ने जब पढ़ा होगा तो इसमें देखा है हम लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो याद रखिए, विधानसभा के मेंबर उसमें भाग लेते हैं पर विधान परिषद के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, न कि विधान परिषद सदस्य। याद रखिएगा, राज्यसभा का जो चुनाव होता है, मैंने आपको बात बताया था, तो उसके चुनाव में विधानसभा के सदस्य ही भाग लेंगे, न कि विधान परिषद के सदस्य। ठीक है भाई, विधान परिषद का संपूर्ण अस्तित्व विधानसभा के विवेक पर निर्भर करता है। यदि विधानसभा चाहे तो विधान परिषद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर सकती है। जैसे अभी आपको तेलंगाना ने जो है आपको एक संकल्प विशेष बहुमत से पारित कर दिया है और वहाँ पर विधान परिषद को खत्म करने का कार्रवाई चल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में समझा। तो आपको आशा है कि आपको